सेहत कार्यक्रम में श्रोताओं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं डॉक्टर मनीष मित्तल, जो कि न्यूरोलॉजिस्ट हैं हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जॉली ग्रांट में। और आज आपसे बातचीत का विषय रहेगा मिर्गी रोग, कारण, लक्षण और उपचार। डॉक्टर मनीष मित्तल, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। डॉक्टर मनीष मित्तल, जब मिर्गी की बात होती है तो मन में भय भी होता है कि अचानक क्यों हो जाती है। हम सड़क पे चलते हुए देखते हैं कि अचानक भीड़ है और कोई व्यक्ति नीचे पड़ा है, उसे दौरा पड़ा है। ऐसे में आम तौर पर लोग भीड़ लगा देते हैं, उस व्यक्ति को घेर लेते हैं। क्या ये ठीक है? अगर आप अपने सामने किसी को कभी देखते हैं कि किसी को कुछ दौरा पड़ रहा है और कोई बीमार है, तो सबसे पहले तो जरूरी है कि आप गवर्नमेंट की सहायता लें और एम्बुलेंस बुलाएं और उसको फटाफट हॉस्पिटल में शिफ्ट करें, क्योंकि उपचार रोड पे तो करना संभव नहीं है। लेकिन अगर आप घर पे हैं और आपके सामने किसी मरीज को दौरा पड़ता है तो आप मरीज को करवट करा दीजिए और उसके मुंह में जो भी झाग वगैरह है, पानी वगैरह है, वो निकल जाने दीजिए और उसकी सांस किसी भी तरीके से रुकावट ना हो और आराम से मरीज सांस ले और उसे करवट करा दें। और बाकी सहायता के लिए फोन करके एम्बुलेंस को बुला के उनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए। डॉक्टर साहब, हम दौरों की बात कर रहे हैं तो मिर्गी का दौरा आमतौर पर देखा जाता है, तो हम जानना चाहेंगे कि मिर्गी क्या है। मिर्गी एक तरीके से एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, मतलब दिमागी प्रॉब्लम है, जिसमें कि कुछ हिस्से में करंट ज़्यादा बनने से या तरंगे ज़्यादा बनने से शरीर में लक्षण आते हैं कि झटके जैसे आते हैं और मरीज बेहोश हो जाता है। ये ज़्यादातर आमतौर पर दौरे में होता है। अगर किसी को बार बार दौरे पड़ रहे हैं और उसका कोई ऐसा कारण नहीं है जो ठीक किया जा सकता है, तो फिर उसको मिर्गी कहते हैं। तो मिर्गी के लिए क्या कोई उम्र है या किस आयु वर्ग के लोगों को इसके दौरे पड़ते हैं? महिलाओं पुरुषों में क्या अंतर है? ज़्यादातर तो मिर्गी का रोग जो होता है बचपन में शुरू हो जाता है, लेकिन किसी भी एज में मरीज को दौरे पड़ सकते हैं या मिर्गी का रोग शुरू हो सकता है। तो लेकिन ज़्यादातर बच्चों में होता है और महिलाओं में और पुरुषों में सब में होता है। अब बात करते हैं कि लक्षण क्या हैं, किस तरह के लक्षण प्रकट होते हैं। और जैसे हम आमतौर पे बात करते हैं ऑरा, तो ये क्या है? जब किसी को दौरा पड़ता है तो ज़्यादातर मरीज ये उनको हल्का सा एहसास हो जाता है कि हमें अब कुछ फीलिंग हो जाती है कि अब दौरा पड़ेगा। वो फीलिंग ऐसी हो सकती है कि कुछ हल्का सा पेट में दर्द या कुछ सुनाई देना या हाथों में झंझनाहट सी होना, तो उनको हल्का सा आभास हो जाएगा कि भाई मेरे को दौरा पड़ने वाला है। और उसके बाद हाथों में झटके आके आमतौर पर मरीज बेहोश हो जाता है। ये सबसे कॉमन लक्षण होते हैं। और भी बहुत लक्षण होते हैं, जैसे कि पेशेंट एक एब्सेंस फेज में चले जाना, जिसमें कि पेशेंट गुमसुम हो जाना और बिल्कुल शांत हो जाना, किसी की बात ना समझना और अपनी बात ना समझा पाना, वो भी एक लक्षण हो सकता है दौरे का। तो दौरे के बाद क्या मरीज को कुछ याद रहता है कि उस दौरान उसके साथ क्या हुआ? असल में इसमें कुछ दौरे इस प्रकार से होते हैं कि मरीज खुद भी बता पाएगा कि मेरे को दौरे के दौरान मेरे को एक ही हाथ में झटका लगा था या मुझे कुछ सुनाई दिया था और फिर बाद में मैं ठीक हो गया। लेकिन अगर उसको जनरलाइज सीजर हो गया है, मतलब कि उसके दोनों हाथ पैर में अगर झटके आ गए हैं, तो उसको कुछ भी याद नहीं रहेगा। बल्कि अगर वो आग के पास है या पानी के पास है तो उसको चोट भी लग सकती है। ऐसे में बहुत ज़रूरी होता है कि मरीज को हम समझाएं कि आगे कभी भी वो ऐसी जगह पे ना जाए जहाँ पे गिरने से उसको चोट लग सकती है, खास तौर से पानी के पास या जहाँ फायर है, आग है, उसके पास ऐसी जगह पे ना जाए। या भारी मशीनरी में काम ना करे, ड्राइविंग ना करे, कोई कार वगैरह ना चलाएं जहाँ पे उनको चोट लग सकती है, क्योंकि उस टाइम पे मरीज अपने आप को संभाल नहीं पाएगा और उसे कुछ याद नहीं रहेगा। तो क्या डॉक्टर मित्तल इसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं, कितने प्रकार की मिर्गी होती हैं? इससे जनरली आप अगर सिंपल टर्म्स में देखें तो आप इसको क्लासिफाई कर सकते हैं कि ये फोकल हो सकता है और जनरलाइज हो सकता है। फोकल का मतलब हो गया कि एक तरफ से शुरू होना और जनरलाइज का मतलब होता है कि दोनों तरफ एक साथ शुरू होना। जो बेसिक सा वो है, ये क्लासिफिकेशन है कि वो फोकल या जनरलाइज हो सकता है। जी, अब बात करते हैं कारणों की। तो मुख्य कारण क्या है डॉक्टर मित्तल? बच्चों में कई बार अगर जन्म के वक्त उसको मरीज को ऑक्सीजन नहीं पहुंची है, मतलब बच्चे को अगर ऑक्सीजन नहीं ठीक से मिली है या जन्म के वक्त उसको तकलीफ कुछ हुई है या उसको उस टाइम पे शुगर कम हो गई थी, तो ऐसे बच्चों को बाद में जाके एपिलेप्सी की दिक्कतें आ सकती हैं। या कई बार अगर सिर पे चोट आई हो, वो उनको भी आगे जाके एपिलेप्सी की दिक्कत या मिर्गी की दिक्कत हो सकती है। या ब्रेन ट्यूमर किसी को अगर है, या किसी को स्ट्रोक पड़ चुका है, जिसको फालिज पड़ चुका है, या दिमागी बुखार किसी को अगर हुआ है, तो ऐसे लोगों को आगे जाके मिर्गी का समस्या हो सकती है। क्या कुछ जेनेटिक प्रभाव भी हो सकते हैं? जेनेटिक, लोग वैसे बहुत डरते हैं कि अगर किसी के लड़की को या लड़के को दौरा है तो उनको लगता है कि अब आगे बच्चा जो होगा उसको भी दौरे पड़ेंगे या मिर्गी होगी। पर ज्यादातर लोगों में ऐसा नहीं होता कि वो जेनेटिक हो, लेकिन कुछ परसेंटेज में ऐसा हो सकता है कि जेनेटिक भी होता है कि भाई अगर
पेरेंट्स में है तो बच्चे में होने की संभावना रहती है, लेकिन वो कुछ प्रतिशत में ही होता है और ज्यादातर लोग को ऐसा नहीं होता कि अगर पेरेंट्स को है तो बच्चों को भी होगा। आमतौर पर ऐसे देखा जाता है कि जिनका शुगर लेवल कम होता है, हाइपोग्लाइसीमिया, उनको भी दौरे पड़ जाते हैं कभी कभी। क्या इसको हम कोरिलेट कर सकते हैं मिर्गी से? शुगर में अगर शुगर कम हो जाता है या शुगर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, दोनों ही केस में दौरा पड़ सकता है। वैसे ऐसे मरीजों को ये नहीं बोला जाता कि उनको मिर्गी है, उनको सिर्फ ये है कि आप शुगर लेवल अगर आगे ठीक रखेंगे तो उनको दौरा दोबारा नहीं पड़ेगा। तो ऐसे मरीजों को हम मिर्गी में क्लासिफाई नहीं करते और वो सिर्फ सिंपल दौरा हुआ है क्योंकि वो शुगर कम होने से हुआ है या शुगर बढ़ने की वजह से हुआ है, और आगे अगर हम शुगर का ध्यान रखें तो उनको दौरे नहीं पड़ेंगे और उनको एक्चुअली मिर्गी में क्लासिफाई नहीं किया जाता। डॉक्टर मित्तल, अब हम ट्रिगर्स की बात करते हैं कि जिनसे ये रोग बढ़ सकता है या प्रकट हो सकता है, तो वो ट्रिगर्स क्या है? इसमें सबसे ज़रूरी है कि जो पेशेंट है, मान लीजिए किसी को दौरे पड़ते हैं तो उसको ज़रूरी है कि वो टाइम पे सोए, टाइम पे खाना खाए और शराब वगैरह का सेवन ना करे, किसी भी नशीले पदार्थ का सेवन ना करे, क्योंकि चाहे वो अल्कोहल हो, शराब हो या कोई नशीला पदार्थ हो, कई बार लोग कुछ गोलियां भी ऐसी खाते हैं नींद की, उनसे दौरे पड़ सकते हैं। तो आपको अपना जीवन शांत रखें, अपना नियमित भोजन करें, पौष्टिक भोजन करें और टाइम पे सो जाएं, नींद प्रॉपर लें और कोई भी नशीला पदार्थ ना लें। अगर इन चीज़ों का सावधानियां रखेंगे तो उसमें संभावना ये रहती है कि दौरा नहीं पड़ेगा। क्या तेज रोशनी या तेज आवाजें, साउंड, ये भी क्या इसको ट्रिगर के रूप में ले सकते हैं? कुछ एपिलेप्सीज ऐसी होती हैं जिसमें कि अगर लाइट आ रही है, मतलब चमकती हुई लाइट आ रही है, मान लीजिए डिस्को थिक में फ्लैशिंग लाइट्स आ रही हैं, तो वो भी, उससे भी दौरा पड़ सकता है। तो ऐसी जगह पे मरीज को नहीं जाना चाहिए। अब बात करते हैं कि जब मिर्गी का दौरा पड़ा है तो हमने देखा है कि लोग बहुत सारी ऐसी चीजें करते हैं जो नहीं करनी चाहिए, जैसे जूता सूंघाना या मुंह में चम्मच डालकर उसको खोलना, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि जीभ आ जाती है दांतों के बीच में, टंग बाइट जिसे हम कहते हैं। तो क्या भ्रांतियां हैं इस रोग को लेकर? अगर आप अपने सामने किसी मरीज को देखते हैं तो उसका जरूरी है कि उसको आप एक तरफ करवट करा दें, और अगर किसी वजह से उसकी जीभ आई हुई है दांतों के बीच में तो हल्का सा उंगली से उस जीभ को अंदर कर दें ताकि वो कटे ना। बाकी मुंह में कुछ भी डालने की कोशिश ना करें। मुंह में कोई बार कपड़ा डालने की कोशिश करी जाती है, जूता सूंघाने की कोशिश करी जाती है, कुछ लोग मरीज की नाक बंद कर देते हैं। तो इन सब चीज़ों से मरीज का सांस रुक जाता है और उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है मरीज को। तो कभी भी ऐसा कुछ ना करें, सिर्फ करवट करा दें और उसके जो भी पानी वगैरह है, झाग वगैरह है, वो बाहर निकलने दें। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जो ये मिर्गी है ये इस वजह से है कि कोई ऊपरा आ गया है, कि कोई ऊपरी शक्ति है, भूत वगैरह आ गया इसके ऊपर, शरीर में प्रवेश कर गया, इसके शरीर में भूत वगैरह प्रवेश कर गया और इस वजह से इसको ये दौरे पड़ रहे हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है और ऐसी उसमें नहीं पड़ना चाहिए। लोग ऐसे लोगों के पास लेके जाते हैं जो ऊपरा निकाल दें या भूत को निकाल दें, झाड़ फूंक कराएं, वो बिल्कुल गलत है और उसका कोई फायदा नहीं होता है और ऐसी चीज नहीं करनी चाहिए। उनको मेडिकल ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है पेशेंट को। अब बात करते हैं कि डॉक्टर साहब, मिर्गी का परीक्षण किस तरह से किया जाता है? क्या कोई रक्त परीक्षण है, ईईजी है या कोई इमेजिंग टेस्ट है, एमआरआईज वगैरह, क्या आप लोग करते हैं? इसमें सबसे जरूरी होता है एक तो कंफर्म करना कि भाई पेशेंट को दौरे ही पड़ रहे हैं, तो उसके लिए हम ईजी कर सकते हैं। ईजी में हम दिमागों की तरंगे देख सकते हैं कि भाई जो दौरा है हमारा कहाँ से उत्पन्न हो रहा है या कैसे फैल रहा है, या उसमें दौरा के ईजी में लक्षण है भी कि नहीं है, वो देख सकते हैं। फिर जो एमआरआई होता है, एमआरआई ये बता सकता है कि भाई किसी दिमाग के हिस्से में अगर कोई ट्यूमर है, कोई इन्फेक्शन हुआ है या कोई और बीमारी हुई है, तो वो बहुत अच्छे से एमआरआई में दिखाई दे जाता है। तो ये कुछ जांचें करके हम इसके बारे में पता कर सकते हैं। अब डॉक्टर साहब, इलाज की बात करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इसका इलाज बहुत लंबा होता है और कोई गैप नहीं होना चाहिए दवाई जो दी जाती है। एक भी दिन अगर आपने मिस कर दी दवा तो फिर मुश्किल हो सकती है। एक्चुअली जो ट्रीटमेंट है ज्यादातर मरीजों का 2 साल का होता है, लेकिन कुछ मरीजों में लंबा भी चलता है। वो अगर किसी को न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस है, जो कि दिमाग में कीड़े का अंडा जिसको बोला जाता है, अगर वो है तो ज्यादातर ये 2 साल में इसका ट्रीटमेंट करके बंद हो जाता है। लेकिन बहुत सारे रोग ऐसे भी होते हैं जिसमें कि दवाई जीवन भर लेना पड़ता है। कई बार कुछ लोग बहका देते हैं कि भाई आप हमसे इलाज कर लो, हम बिल्कुल पूर्णतः जड़ से मिटा देंगे रोग, ये 2 साल का हमसे इलाज कर लो और हमारे पास एक गुप्त दवाई है जो उसकी हम अपने पास से दे देंगे और इसको बिल्कुल जड़ से हट जाएगा। ये उस तरह की जो दावे करने वाले लोग होते हैं उनके चक्कर में नहीं फंसना चाहिए और एटलीस्ट जो भी जिससे भी आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं उससे कम से कम ऐसा ट्रीटमेंट लेना चाहिए जो वो लिख के दे सके कि भाई हम आपको ये दवाई दे रहे हैं और आपको ये दवाई लेनी है।
जो बोल रहा है कि भाई हमें अपने पास से हम आपको कोई दवाई दे देंगे, गुप्त दवाई जिसका नाम भी नहीं बता रहा, ऐसे लोगों के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए। डॉक्टर साहब, जैसे कि हम बात कर रहे थे प्रिकॉशंस की कि क्या सावधानियां रखनी चाहिए, क्योंकि मिर्गी का दौरा अचानक आता है तो खास तौर से पानी और आग से तो दूर रहना ही चाहिए। ड्राइविंग की बात हम कर रहे थे, तो इसमें ऐसे पेशेंट्स को ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए? वैसे तो ड्राइविंग के लिए ऐसे पेशेंट को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर पेशेंट फिट नहीं है उसे ड्राइविंग करने से खुद को भी नुकसान हो सकता है। अगर उसे दौरा आता है तो खुद को नुकसान, या जो आसपास उसकी गाड़ी में बैठे हुए लोग हैं उनको नुकसान हो सकता है, या रोड पे जो बाकी लोग जा रहे हैं उनको नुकसान हो सकता है। तो ऐसे लोगों को ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए। इंडियन लॉज के हिसाब से उनको ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए, और अनलेस एंड अनटिल उसे मेडिकल फिटनेस मिल गई हो कि भाई मेडिकली उनको बता दिया कि भाई ये फिट हैं और इनको दौरे की समस्या अब नहीं है, तो वो फिर ड्राइविंग कर सकते हैं, नहीं तो उनको ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए। डॉक्टर साहब, क्या गर्भावस्था संबंधी जटिलताएं भी आ सकती हैं अगर किसी महिला को मिर्गी है और वो गर्भ धारण करती है? असल में जो दवाइयाँ होती हैं वो कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं, अगर गर्भवती महिला लेती है तो बच्चे पे उसका गलत प्रभाव पड़ सकता है दवाइयों का। लेकिन आजकल क्योंकि नई नई दवाइयाँ आ गई हैं, उसमें बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ भी आ गई हैं जो कि बच्चे पे गलत प्रभाव नहीं डालती हैं। तो अगर पहले से आप प्लानिंग कर रहे हैं कि हमें बच्चा करने की प्लानिंग है, तो आप डॉक्टर के पास जाएं, उनको बताएं कि भाई हमारे को ये रोग है, हमारी ये दवाई चल रही है, क्या ये सेफ है, हम ले सकते हैं गर्भ अवस्था में। तो अगर डॉक्टर को लगेगा कि ये दवाई चेंज करने की जरूरत है तो वो चेंज कर दी जाएगी और ऐसी नई दवाई दे दी जाएगी जिससे कि बच्चे पे उसका गलत प्रभाव ना पड़े, तो वो किया जा सकता है। जी, आजकल बहुत कॉमन है कि दिमाग में कोई कीड़ा चला गया है और उस कारण भी दौरे पड़ते हैं। थोड़ा बताएं हमारे श्रोताओं को ये क्या है। इंडिया में ये चीज बहुत कॉमन है, मतलब खास तौर से इस एरिया में, कि दिमाग में कीड़े का अंडा हो जाना और जिसकी वजह से दौरे पड़ते हैं। ज्यादातर ऐसे लोगों को 2 साल के ट्रीटमेंट के बाद ये सही हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि ये गोभी का कीड़े का अंडा होता है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि खाली गोभी खाने से, किसी भी कच्ची सब्जी को खाने से ऐसे दिमाग में कीड़े हो सकते हैं। खाली सब्जी ही नहीं, अगर हम साफ सफाई नहीं रख रहे हैं खान पान में तो भी हमारे को दिमाग में कीड़े के अंडे हो सकते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम साग सब्जी बहुत धो के उबाल के खाएं, और जब हम खाने बैठें तो हमारे हाथ बिल्कुल धुले हुए होने चाहिए और खाने में कोई भी मिट्टी या और कोई गंदगी पदार्थ नहीं होना चाहिए जिससे कि कीड़े हो सकते हैं। हमने चर्चा की कि जो भ्रांतियां हैं, मिसकंसेप्शंस हैं, वो हैं समाज में, तो परिवार और समाज की क्या भूमिका हो सकती है? ऐसे मरीजों के साथ किस तरह से पेश आना चाहिए, खास तौर से परिवार कैसे डील करे? देखिए, एक तो ये चीज हर परिवार वाले को समझनी चाहिए कि ये एक तरह की बीमारी है जैसे कि बाकी बीमारियां होती हैं। मान लीजिए शुगर की है, बीपी की है, और उन सब बीमारियों में मरीज दवाई लेता है और ठीक रहता है। तो सबसे जरूरी है कि आप मेडिकल ट्रीटमेंट लें, ढंग से उसकी जांच कराएं, उसका ढंग से ट्रीटमेंट करें, गलत लोगों के चक्कर में ना फंसें। जो लोग बोलते हैं कि ये ऊपरी है और कि हम 100% इसका इलाज कर देंगे, ऐसे लोगों के चक्कर में ना पड़े और मरीज को बहुत सपोर्ट करें, उसको समझाएं, उसको सपोर्ट करें। अगर आप उसको सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर मरीज डिप्रेशन में जा सकता है। तो अंत में हमारे श्रोताओं से क्या कहना चाहेंगे? मिर्गी जो है एक ट्रीटेबल बीमारी है, ठीक किया जा सकता है। उसका ठीक प्रकार से आप अगर इलाज कर रहे हैं, दिखा रहे हैं और ठीक प्रकार से दवाइयां अगर उसकी ले रहे हैं तो काफी हद तक दौरे रोके जा सकते हैं और उसको ठीक किया जा सकता है। तो डॉक्टर मनीष मित्तल, आज आप इस कार्यक्रम में आए और आपने मिर्गी रोग कारण लक्षण उपचार विषय पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। धन्यवाद।